रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना, स्ट्रीमिंग नहीं ना। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, लेट अस स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज कैपिटल गेन। ये जिन जिन का एग्जाम मई में है, जिन जिन का एग्जाम जून में है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, अमेंडमेंट क्या है, बहुत सारे क्या है, यानी बहुत सारे चेंजेस है। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, बट हाँ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। टॉपिक बहुत सिंपल है। ये एग्जाम में आपको कवर करता है 8 to 10 मार्क्स, 8 to, और इसके अंदर से आपको कंपल्सरी क्वेश्चन ये टाइम पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्या है, चेंजेस क्या है, चेंजेस। सुना ध्यान से सर। चैप्टर का नाम क्या है, कैपिटल गेन। क्या नाम है? अभी हर एक हेड का कोई ना कोई क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। जैसे अपना सैलरी हेड का सेक्शन क्या था, 15। हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा, 22। और यहाँ पे कौन सा है, 45 वो क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। ट्रांसफर ऑफ यानी अगर आपको कोई भी प्रॉफिट और गेन हुआ है, कैसे हुआ है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ, shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which such transfer took place, in which such transfer, yeah we can say in the year in which such transfer took place, such transfer। सुनना भी ध्यान से। आपका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 45 वो क्या बोलता है कि सर दो कैपिटल गेन तभी लगेगा जब आपने क्या ट्रांसफर किया है, कैपिटल असेट। क्या ट्रांसफर किया है, क्या ट्रांसफर किया है, प्लस, जब भी मैं ऐसा बोलूँ ना, ऐसा तो पॉज करना बेटा, ऐसा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, जब बोलो, अभी ये तो खाली सिंबल है। कैपिटल असेट प्लस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांसफर बराबर। सुनना, दोनों कंडीशन अगर आपने क्या करी है, सेटिस्फाई क्या किया आपने, तो आपको कैपिटल गेन में टैक्स पे करना पड़ेगा, यस और नो। पहला, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, देयर मस्ट बी अ, एंड प्लस अपना जो आपने प्रॉपर्टी बेचा है, दैट विल कम अंडर ट्रांसफर, कम अंडर, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। तो सर अगर ऐसा हुआ तो वो क्या बोलते हैं, आपको टैक्स कौन से साल में भरना है, जिस साल में प्रॉपर्टी क्या हुआ है, ट्रांसफर क्या हुआ है, जिस साल में प्रॉपर्टी क्या हुआ है, यानी टैक्सेबल ईयर इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफर ईयर, कौन सा हो जाएगा, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी परचेस कभी किया, 2011-12 कभी परचेस किया 2000, और मैंने प्रॉपर्टी बेचा कभी 2024-25, तो अपन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कभी किया, कभी किया, तो टैक्सेबल भी कभी होगा 24। जिस साल में प्रॉपर्टी बेचोगे वो साल में आपको टैक्स भरना है। ये बेटा कौन बोलता है, सेक्शन 45(1). दो पॉइंट बोलता है, पहला कौन सा, कैपिटल गेन इक्वल टू कैपिटल असेट प्लस क्या होना चाहिए, बराबर, एंड टैक्सेबल ईयर इक्वल टू कौन सा होना चाहिए आपका, कौन सा होना चाहिए आपका, ट्रांसफर ईयर, कौन सा होना चाहिए, कोई दिक्कत है अपने को। अभी कैपिटल असेट को डिफाइन कहां पे किया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, कहां पे किया, 2 सब सेक्शन, और ट्रांसफर को डिफाइन कहां पे किया, 2 सब सेक्शन 47, 2 सब सेक्शन। दो जगह अपने को पढ़ना है कि सर कैपिटल असेट किसको बोलते हैं और सेकंड ट्रांसफर किसको बोलते हैं, यस और नो, पक्का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मोबाइल मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट, क्या है, कैपिटल, और मैंने जिसको बेचा वो भी ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है, यस और नो। तो क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। जैसे ये वॉलेट मैंने बेचा तो आता तो है ट्रांसफर की डेफिनेशन में, ट्रांसफर की,
बट ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? यानी दोनों कंडीशन कंपल्सरी आपको सेटिस्फाई करनी है कि नहीं करनी है? इज इट क्लियर? अभी आगे ये पढ़ते हैं कि सर कैपिटल असेट हम लोग किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय द कैपिटल, व्हाट इज मीन बाय दी, वो क्या बोलते हैं? एनी, सुनना, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ हेल्ड बाय द असेसी, हेल्ड बाय दी वेदर सच प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। क्या बोला? वेदर, यानी कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप का हेल्ड बाय दी, हेल्ड बाय दी यानी अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी, बेटा कोई भी मतलब मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, पर्सनल, कमर्शियल, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ा है, आपके पास, तो वो केस में उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल असेट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे बेटा आपको क्लास के अंदर टीवी दिख रहा है, किधर है? आपको क्लास के अंदर बेटा कंप्यूटर दिख रहा है, किधर है? क्लास के अंदर कैमरा दिख रहा है, पंखा, बेंच, बॉटल, कांच का बॉटल, एसी, ट्यूबलाइट, दरवाजा, ये सब क्या है? कैपिटल, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ, ये तो यहाँ की बिजनेस की बात होगी बराबर। बेटा आपके घर पे बर्तन पड़े हैं, नहीं है? अरे है ना? तो घर का बर्तन, घर का गीजर, घर का वॉशिंग मशीन, फिर घर का फ्रीज, घर का हीटर, ये सब क्या है? कैपिटल असेट। क्या है आपका? बहुत सिंपल टर्म्स में बोलता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी हेल्ड बाय दी असेसी, हेल्ड बाय दी, हेल्ड बाय दी, हेल्ड बाय दी वेदर सच प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, धंधे का है या पर्सनल है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल असेट। क्या बोलते हैं? इज इट क्लियर? समझा? तो बेटा घर के अंदर जो रद्दी पड़ा है, न्यूज़पेपर, क्या पड़ा है, क्या ये अपना कैपिटल एसेट है या नहीं है? अभी तक जो पड़ा है उसमें तो ये भी क्या है बेटा? न्यूज़पेपर अपना असेट है कि लायबिलिटी है? असेट है ना? तो जब आप न्यूज़पेपर को बेचोगे, रद्दी को बेचोगे, तो भी तुमको क्या पे करना है? कैपिटल गेन, क्योंकि ये कौन सा असेट है? कैपिटल असेट। कौन सा है? घर के बर्तन बेचे तो कौन सा असेट है? यानी अपना कैपिटल असेट बहुत सिंपल बोलता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी वेदर सच प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, बराबर। कोई दिक्कत है? पक्का? मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, पर्सनल, कमर्शियल, कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी जब आप बेचते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल असेट। कैपिटल, क्लियर? अभी दूसरा उन्होंने क्या बोला? एनी सिक्योरिटीज, एनी हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हेल्ड बाय द, हेल्ड बाय दी, यानी अगर एफ आई आई कौन है? वो कोई भी सिक्योरिटीज रखता है, कोई भी, और फिर उसको बेच रहा है, तो उसको हमेशा कौन से हेड में आना है? कैपिटल गेन। कहां पे आना है? तो बेटा अभी मेरे को एक चीज बोलो, अपन दो तरीके से केस को पढ़ते हैं इसको। पहला कौन है? एफ आई आई, पहला कौन है? पहला कौन है? एफ आई आई, बराबर, ये सुनो सुनो ध्यान से। दूसरा आपका कौन सा है सर? अदर पर्सन। कौन है? बराबर। अभी जैसे अदर पर्सन में अपन दो एग्जांपल लेते हैं। एक कौन है? दूसरे कौन सर आपके? बराबर, ये सुनो। दोनों में से रिस्क कौन लेता है? इमाम सर बोलते हैं कि नहीं भाई, रिस्क है तो इश्क नहीं है, बराबर, ये सुनो। और अविनाश सर क्या बोलते हैं? रिस्क है तो ये क्या करते हैं मालूम है? ये करते हैं ट्रेडिंग। क्या करते हैं?
कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, बराबर। ट्रेडिंग इन, ट्रेडिंग इन, बराबर, ये सुन लो। हिमांशु से बोलते हैं कि नहीं भाई, अपने को क्या करना है, इन्वेस्टिंग, क्या करना है अपने को, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इन अ, बराबर, ये सुन लो। अरे बेटा एफ आई आई, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का भी दो बिजनेस होता है। पहला कौन सा, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, पहला कौन सा है, एंड दूसरा बेटा कौन सा हो सकता है, इन्वेस्टिंग इन, बेटा वेन एवर आई विल टेल सिक्योरिटी दैट मीन्स इसके अंदर इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है, डिबेंचर भी आता है, बॉन्ड भी आता है, बराबर, यस और नो। जब मैं वर्ड बोलता हूँ शेयर्स, क्या बोलता हूँ, तो वहां पे दो ही आते हैं, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। कोई दिक्कत है अपने को। अरे बेटा अविनाश सर जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बेटा ट्रेडिंग करने पे सिक्योरिटीज क्या बनता है, स्टॉक बनता है ना यार। और स्टॉक जब भी आप बेचोगे तो आपको टैक्स कहाँ पे भरना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड, यानी अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग, क्या करता है शेयर्स में, शेयर्स में, तो उसको टैक्स कहाँ पे भरना है, कहाँ पे भरना है, नीचे चाय वाले का काम क्या है, चाय बेचना, चाय बेच के उसको पैसा आया तो वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल गेन की पीजीबीपी, कैपिटल गेन की पीजीबीपी। कोई दिक्कत है अपने को। तो शेयर्स, जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सिक्योरिटी, उसके लिए शेयर्स क्या है, स्टॉक है ना यार, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड। बट जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए कहां पे आएगा, असेट, और असेट मतलब कहां पे आएगा, कैपिटल गेन। समझता है ये, समझता है। बट बेटा ये एफ आई आई के लिए क्या बोला है, ऑलवेज इन कैपिटल गेन, हमेशा टैक्सेबल कहां पे होगा, कहां पे होगा, कहां पे होगा, कैपिटल गेन। यानी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे एग्जाम में दिया हुआ है कि एक कौन है, एफ आई आई, कौन है, जिसका काम क्या है, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग इन, तो बेटा मेरे को बोलो वो केस के अंदर उसको टैक्सेबिलिटी कहां पे आएगा, बिजनेस में, कैपिटल गेन में, हमेशा कहां पे आएगा, कैपिटल गेन। रीजन मालूम है कि बताओ, बता दो कि मालूम है, बोल। सुनना, मैं समझाता हूं। बेटा एफ आई आई इंडियन इन्वेस्टर है कि फॉरेन इन्वेस्टर, और जब कोई बेटा फॉरेन का इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसको अपन इज्जत देंगे या नहीं देंगे, क्यों, फॉरेन करेंसी आएगा, इन्वेस्ट, बेटा सबसे पहली बात पैसा आता है, क्या आता है, क्या आता है, बेटा अपने घर में दो रिलेटिव आते हैं, बराबर, एक रिलेटिव आते हैं खा के चले जाते हैं, बराबर, एक आते हैं खाते हैं पैसा दे के आते हैं, इज्जत किसका रहेगा, किसका रहेगा, और तीसरा रिलेटिव आते हैं खाते हैं पैसा भी देते हैं, नाश्ता भी लाते हैं, सबको खाने के जाने के बाद भी पैसा वापिस दे के जाते हैं, बराबर, तो उसका इज्जत और ज्यादा रहेगा, बराबर। यानी अल्टीमेटली फॉरेन से बंदा आके इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा है। अरे बेटा कैपिटल गेन के अंदर आपको टैक्स रेट कौन सा आता है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो वहां पे टैक्स रेट कौन सा है, जैसे 15% है, 20% है, फिर 10% है, 12.5%, ये रेट है, बराबर। बट जब बंदा बिजनेस हेड में जाएगा ना तो उसका रेट कितना आएगा, 35%, कितना आएगा, कितना आएगा, तो बेटा एफ आई आई जब इंडिया में आएगा और उसको बोलेंगे नहीं सर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको हम लोग कैपिटल गेन में नहीं, कहां पे टैक्स करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड, तो उसको लगता है कि भाई साला लूट लेंगे, बराबर, कितना लेंगे, 35, कितना लेंगे। तो उसने अपनी गवर्नमेंट को क्लियरली बोल दिया कि देखो सर मैं आया हूं तो फायदा आपका भी है, फायदा, और अगर आप मेरे को बिजनेस साइड में टैक्सेबल करोगे तो मैं कभी जिंदगी में आने वाला नहीं हूं। तो एक काम करो, जब भी मैं अपने शेयर्स सिक्योरिटीज बेचूंगा, शेयर सिक्योरिटीज, तो मेरा हमेशा अपना कैलकुलेशन कौन से एंड में होना चाहिए, कैपिटल गेन, क्योंकि बेटा कैपिटल गेन में मैक्सिमम रेट कितना है, कितना है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 20% पे टैक्स बनना है या 35 पे, आप किस पे भरोगे, क्यों, 25 तो ऑप्शन नहीं था, 20 या 35, क्यों, अपना टैक्स लायबिलिटी कम होगा ना यार। अरे समझा, शुभांगी बेटा गुड मॉर्निंग। तो अपन गुड मॉर्निंग किसको बोलते हो, जागता है उसको तो बोलते ना यार,
सोए हो कभी गुड मॉर्निंग बोला है? तो तू तो बेटा कुछ भी कर सकती है। समझाइए। कोई दिक्कत, अरे समझा? पक्का? यस सर। श्योर। इसके लिए एफआईआई के लिए उन्होंने क्या बोला मालूम है? कि भाई तू जब भी आएगा ना, जब भी तू शेयर्स बेचेगा, नेचर कौन सा भी हो, हमेशा टैक्सेबल कहां पे होगा? कैपिटल गेन कहां पे होगा? बाकी किसी के लिए नहीं है। अगर बेटा मैं ट्रेडिंग करूंगा तो कहां पे जाऊंगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मैं इन्वेस्टिंग करता हूं तो कहां पे आऊंगा? कैपिटल। बट यही एफ आई आई हमेशा कहां पे जाएगा? काई पण दिक्कत? पक्का? दो, कैपिटल एसेट पहला कौन सा? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेसी वेदर सच प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। और दूसरा कौन सा? एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। समझा? ये दोनों पढ़ने के बाद एक चीज तो फिक्स है, घर के बर्तन भी बेचे तो आपको कैपिटल गेन लगे। आपको कैपिटल गेन। घर का वॉशिंग मशीन बेचा, कैपिटल गेन। घर का टीवी बेचा, घर की अलमारी बेची, यानी पर्सनल असेट होगी बिजनेस असेट, बराबर, हमेशा आपको कैपिटल गेन लगेगा। इज इट क्लियर? अब बेटा ऐसा तो देखने जाएंगे तो अगर आप जब घर के बर्तन बेचे, कभी घर के बेचे, मानो पुराने खराब हो जाते हैं, उसको बेच के फिर अपन कुछ लेते हैं या फिर कपड़े लेते हैं, आते हैं ना, मुंबई में ऐसा होता है। बर्तन बेचेंगे आपको कपड़े, मतलब वही उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी होता है ऐसा। अरे अगर नए कपड़े वाले बेचने आते हैं, वो एक्सचेंज के लेके जाते हैं, बराबर, ये सुनो। मुंबई में बेटा सब कुछ होता है। मुंबई में आप पत्थर मारो, पत्थर बिकता है, ठीक है? खाली बेचने वाला आना चाहिए, बराबर। अभी मेरे को ये केस में कहना है से, अगर जब आप घर का रद्दी बेचोगे, घर का बर्तन बेचोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल गेन अच्छे से पढ़ना। क्या करना? कैपिटल अच्छे से। तो जब अपन घर पे आज जाओगे तो घर वाले मम्मी पापा को बोल देना, बराबर, कि जब भी आप रद्दी बेचोगे तो आपको पहले रद्दी नहीं बेचना है, आपको पहले बैठ के दर्शन सर के लेक्चर, क्या देखें, दर्शन सर के, और क्या निकालना सीखना है? कैपिटल गेन। क्या सीखना है? कैपिटल। और फिर आपको बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सब प्रॉपर्टी आ गया उसके अंदर, बराबर। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ प्रॉपर्टी क्या कर रही है? माइनस। क्या कर रही है? यानी इनको कैपिटल असेट नहीं बोला जाएगा। पहला है स्टॉक इन ट्रेड। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? तो स्टॉक इन ट्रेड का टैक्सेबिलिटी कहां पे आता है? अरे आत्माओं, कहां पे आता है? पीसीबीपी, बराबर। तो क्या वो यहां पे टैक्सेबल होगा? दूसरा, एनी पर्सनल मूवेबल असेट, एनी। अरे तेरी, बेटा क्या दिख रहा है तेरे को इधर? बेटा रिवाइज, रिवाइज का मतलब पहला, रिवाइज के लिए पहले ओरिजिनल आना चाहिए, बराबर। नहीं समझे? तब रिवाइज होता है, समझाइए। क्लियर? यस सर। तो ध्यान दे बेटा। ये सब मालूम है घर वालों को? हरकतें करता है वो तो पहचान ही ले, क्या ही बोलेंगे। ध्यान दे, थोड़ा एक्टिव रहे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साले मालूम पड़ा एग्जाम के अंदर दूसरा क्वेश्चन यही दिख रहा है, पहला तो आपको कंपल्सरी दिखता है, दूसरा ये दिखेगा, बराबर। अरे तो बेटा इसको सर पे बिठाओ तो है। आजा इधर, पढ़े आगे। सुना? हाँ, सुना। हाँ। दूसरा कौन सा है? एनी पर्सनल मूवेबल असेट, एनी। यानी पहला स्टॉक को निकाल दिया, यानी स्टॉक पे कोई कैपिटल लगेगा नहीं, क्योंकि वो कौन से हेड का है? कौन से हेड का है? दूसरा, पर्सनल मूवेबल असेट, पर्सनल। अभी बेटा उसने तो क्या लिखा तूने उसके अंदर? बता मेरे को। कि स्टॉक पीजीबी का है, वही लिखा ना? हाँ। सुना ध्यान से। मैं बोला तो, मैं जैसे बोला वैसे सब तो लिख रही है, जो बोला वो सब लिख रही है। हाँ भाई। चलो सुनना। तो बेटा ये बुक किसी और को दी थी ना, तो ब्लैंक बुक में लिखती। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ओके ठीक है, सुना ध्यान से, पढ़े आगे। एनी पर्सनल मूवेबल असेट, एनी। सुनना ध्यान से। बेटा पर्स निकाला किसको है? पर्सनल प्लस
पर्सनल प्लस। अब बेटा घर का वॉशिंग मशीन बेचेंगे, क्या कैपिटल लगेगा? घर का एसी, घर का गीजर, घर का रद्दी, घर का बर्तन। क्यों? क्योंकि वो कहां पे आता है? पर्सनल मूवेबल असेट, पर्सनल। और बेटा गवर्नमेंट को भी मालूम था कि ये वो असेट है जिनको बेचने से हमेशा क्या होता है? लॉस। क्या होता है? जैसे बेटा मैंने घर पे एसी परचेज किया, कितने में किया? 40,000। कितने में किया? जब बेटा उसको मैं 10-15 साल वापर के बेचूंगा तो पैसा कितना है? 5,000। कितना आया? अभी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट की लॉस? तो बेटा 5,000 माइनस 40,000, कितने का लॉस हुआ? तो उल्टा ये पब्लिक 35,000 रुपया लॉस क्लेम करने आ जाएगी, बराबर। किस समय को शट ऑफ करने दो, बराबर। इससे बेटा उनको निकाल दो, उनको। तो गवर्नमेंट ने अपने को बुलाया और बोला कि बेटा देखा मैं तुम्हारा कितना प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व क्या किया है। अभी तुम घर का कोई भी चीज बेचो, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, घर बेचोगे टैक्स लगेगा, बराबर। कि बेटा घर मूवेबल है कि इमूवेबल है, और उन्होंने निकाला किसको है? बराबर। तो बेटा अपन बहुत खुश थे, अपन क्या थे? बहुत। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखा तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दिया? माफ। क्या कर दिया? तो एक काम करो, जब इतना सारा प्रॉपर्टी मैंने माफ किया है तो कुछ प्रॉपर्टी पे क्या दे दो? टैक्स। क्या दे दो? यानी वो प्रॉपर्टी कैपिटल असेट कंसीडर्ड की जाएगी, कंसीडर्ड। तो बेटा अपन इतने खुश थे, अपन ने क्या बोला? तथास्तु। क्या बोला अपन ने? जा तेरे को दिया। पहला कौन सा दिया? ज्वेलरी। कौन सा दिया? कि चल ज्वेलरी पे टैक्स लगा, बराबर। दूसरा कौन सा दिया? पेंटिंग। कौन सा दिया? सुना बेटा? पेंटिंग बहुत महंगी महंगी बिकती है, बराबर। ये सुनो, अगर आपने मूवी देखी मानो, घोड़े को गधा बिठाया जाता है। वेलकम बैक, वेलकम। बराबर। ये सुनो, फिर धमाल के अंदर वो खाली पेंटिंग लेके जाते, मालूम है? कि घोड़ा था, बोला घोड़ा का घास, तो घास का घोड़ा का रुकेगा क्यों? मालूम है? ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये पेंटिंग, फिर मोनालिसा की पेंटिंग सुना गई तो आपने। तो ये सब महंगी महंगी क्या है? पेंटिंग। क्या है? तो अगर आप पेंटिंग बेचोगे आपको टैक्स लगेगा। फिर आता है डी फॉर ड्रॉइंग्स। डी फॉर कौन सा आता है? ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल, कोई भी एंटिक पुराने कलेक्शन आप बेचते हो तो आपको टैक्स लग जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। उसके बाद ये आता है एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ। फिर आता है एस मतलब स्कल्पचर्स, कोई भी पुरानी मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां। फिर उसके बाद में बेटा कौन सा आता है? बी फोर बुलियंस। बी फोर बुलियंस मतलब एनी फॉर्म ऑफ प्रेशियस मेटल्स, बराबर। गोल्ड, सिल्वर, फिर प्लेटिनम, बराबर। इनका कोई दूसरा फॉर्म, जैसे गोल्ड बिस्किट, सुना है? तो वो ज्वेलरी में काउंट नहीं होता, बराबर। दैट इज कॉल्ड बुलियन, दैट इज कॉल्ड सिल्वर बिस्किट। क्या बोलेंगे? प्लेटिनम बिस्किट। क्या बोलेंगे? समझा आपने को? एंड फिर आते हैं एस मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटी। शेयर्स एंड, शेयर्स एंड, शेयर्स एंड, अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वॉन्ड बेचा है तो आपको टैक्स बेटा ये जितना भी असेट मैंने बोला है ना, वो असेट पे हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? जे मतलब जेपी दास एस बी, जेपी दास। जे मतलब ज्वेलरी, पी मतलब पेंटिंग, डी मतलब ड्राइंग, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए मतलब एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एस मतलब स्कल्पचर्स, बी एस मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बी मतलब बुलियंस, बी मतलब। तो इतने पे हमने क्या बोला कि चलो सर आप टैक्स ले लो, आप टैक्स ले लो। तो याद रखना जेपी दास एस बी, ये कौन सा है? कैपिटल असेट। कौन सा आपका? कौन सा आपका? इज इट क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम? पक्का? श्योर है? चलो, फिर बेटा कौन सा आता है आपका सर? एनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन, अगर आपने इंडिया के अंदर क्या बेचा है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्या है? रूरल। तो उसको कभी भी हम लोग कैपिटल असेट मानेंगे नहीं। क्या बोला मैंने? उसको, बराबर। बेटा एग्रीकल्चर लैंड तो दो टाइप की होगी फिर। पहला रूरल एग्रीकल्चर लैंड, दूसरा, बराबर। बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होगा? गांव की जमीन। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द गांव? विलेज, बैकवर्ड एरिया। सुनना बेटा, याद रखना सुनना,
Rural agriculture land means a land which is not situated in urban area, which is ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में नहीं है। अर्बन एरिया में तो वो लैंड कौन सा हो जाएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कौन सा हो जाएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सुना ध्यान से। तो सर अभी नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मीन बाय द अर्बन एरिया? व्हाट मीन बाय दी? तो उन्होंने क्या बोला? अर्बन एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन कितना है? मोर देन 10,000। मोर देन अप टू कितना है? 1 लाख। कितना है? अप टू कितना है? तो अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और कहाँ तक है? 1 लाख। कहाँ तक है? तो वो तो एरिया अर्बन बन जाएगा अलोंग विथ कितना किलोमीटर? उसके आसपास का 2 किलोमीटर वाला एरिया भी कौन सा बन जाएगा? अर्बन एरिया। कौन सा बन जाएगा? अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, कहाँ तक है? 10 लाख। कहाँ तक है? तो वो तो एरिया अर्बन बन जाएगा अलोंग विथ कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो अलोंग विथ कितना किलोमीटर? वो भी एरिया कौन सा बन जाएगा? अर्बन एरिया। कौन सा बन जाएगा? कोई दिक्कत है अपने को? पक्का वापिस समझते सर। अर्बन एरिया मतलब क्या होता है? जैसे एरिया का पॉपुलेशन कितना हो गया? मोर देन 10,000। मोर देन तो वो एरिया कौन सा बन जाएगा? अर्बन एरिया। 10,000 से 1 लाख तक है तो वो तो अर्बन है ही, अलोंग विथ कितना किलोमीटर? वो भी क्या बन जाएगा? अर्बन। उसके बाद में 1 लाख से 10 लाख तो अलोंग विथ कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? वो भी क्या बन जाएगा? आपका अर्बन एरिया। बट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख तो 8 किलोमीटर एरिया भी क्या बन जाएगा? आपका अर्बन एरिया। अर्बन। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? यस सर। अभी मेरे को एक चीज बोलो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक एरिया है जिसका पॉपुलेशन कितना है? 5,50,000। 5 लाख। 5 लाख। तो बेटा ये एरिया जो स्टार्ट होगा इसके यहां से कितना किलोमीटर? जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने 6.5 किलोमीटर के बाद मेरा एक एग्रीकल्चर लैंड कौन सा है? तो ये अर्बन है कि रूरल है? अर्बन की रूरल? अगर मेरा पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में, 1 लाख से, तो अपन कितना किलोमीटर चेक करते हैं? यानी 6 किलोमीटर तक क्या होगा? अर्बन। बट बेटा अपना एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है? 6.5। तो बेटा अर्बन है कि रूरल है? तो जब मैं इसको बेचूंगा, एक भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत। बेटा अभी मेरा सब यहाँ से घर है, कितना दूर है सर? यहाँ से 8 किलोमीटर। कितना है? तो बेटा अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है? जब मैं इसको बेचूंगा टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा बेटा। ये घर है, इसके अंदर, घर के अंदर खेती बाड़ी नहीं होती है। समझा? बेटा सामान्य ज्ञान क्या वापरेंगे? कॉमन सेंस। कॉमन। बेटा एग्रीकल्चर लैंड किसकी बात कर रहे हो? वो यानी अगर आप एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको देखना, अगर आपने घर बेचा है दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। ऑलवेज भी। अगर मैंने बेटा वैकेंट प्लॉट क्या बेचा? वैकेंट। 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 वैकेंट प्लॉट। अगर मैंने वैकेंट प्लॉट बेचा है, क्या बेटा ये एग्रीकल्चर लैंड है? क्या ये खेती बाड़ी के लिए यूज हो रहा है? तो अब जब आप इसको बेचोगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। यस सर। चलो समझा बेटा? नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? सर अभी ये बॉन्ड है, इनके नाम याद रखना। ये सब बॉन्ड है, अगर आप ये बॉन्ड बेचते हो तो आपको क्या कैपिटल गेन भरने की जरूरत नहीं है। इनको हम लोग कैपिटल एसेट कंसीडर करते नहीं है। और इनसे जो भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट क्या मिलता है? वो भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट। क्या होता है? यानी ये बॉन्ड से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर। अब भी बेटा मेरे को एक चीज बोलना, मैंने, एक मिनट।
मैंने घर का एसी बेचा, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि वो कौन सा असेट है? पर्सनल मूवेबल असेट। पर्सनल, घर का बर्तन बेचा, बिजनेस का एसी बेचा, बिजनेस का एसी बेचा है, मूवेबल है, लगेगा? वेरी गुड, बट पर्सनल नहीं है। मैंने घर घर बेचा, पर्सनल घर बेचा है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी कौन सा है? बिजनेस का जमीन बेचा, घर का जमीन बेचा। मैंने बिजनेस, मेरा बिजनेस ज्वेलरी का है और ज्वेलरी बेचा, नहीं लगेगा बेटा, मेरा बिजनेस ही ज्वेलरी का है और मैंने ज्वेलरी बेचा। स्टॉक इन ट्रेड। ओ समझा? नहीं समझा? गुड मॉर्निंग। नहीं, सब इन जनरल सबको गुड मॉर्निंग। बेटा घर, घर क्या, ज्वेलरी है। मेरा धंधा ही वो है, तो ज्वेलरी मेरे लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। क्या है? कोई दिक्कत? पक्का? यस सर, सुनो ध्यान से। उसके बाद ये यहाँ तक क्लियर है अपने को। फिर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। मूवेबल असेट यूज फॉर बिजनेस पर्पज। यूज फॉर क्या होता है सर? कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट। कंसिडर एज अ, जैसे बेटा बिजनेस का एसी बेचा, क्या कैपिटल लगेगा या नहीं लगेगा? बिजनेस का टीवी बेचा तो, बिजनेस का पंखा बेचा तो अगर आप बिजनेस का कोई भी मूवेबल असेट, आई मीन कोई भी, तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन, मनन, कैपिटल गेन। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? अभी बेटा वो क्या बोलते मालूम है? जैसे मेरे को बोलो अपन ने घर के बर्तन बेचे, घर क्या बेचे, तो क्या कैपिटल लगेगा या नहीं लगेगा? बराबर। अभी बेटा याद रखना, बहुत सारे लोग घर पे चांदी के बर्तन भी यूज करते रहेंगे। कौन से बर्तन? आज की डेट में चांदी के बर्तन यूज करना इज नॉट अ बिग थिंग, इज नॉट अ, अपन बिंदास कर सकते हैं। अगर सपोज तुम्हारे घर पे चांदी के बर्तन है, चांदी क्या है, और मैं, तुमने मेरे को घर पे खाना खाने बुलाया और गलती से मैंने एक चम्मच चोरी भी कर लिया, तो बेटा आप बर्बाद नहीं हुए हो? हुए हो? चम्मच कितने का रहेगा? 1000, 250, 300, 600, 1000 का रहेगा। बेटा 1000 रुपए का चोरी हुआ, क्या तुम बर्बाद हो गए? तो वहां पे लोग क्या, वहां पे इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर सिल्वर यूटेंसिल, सिल्वर अगर आपने यूज करा है फॉर आपके खाने के पर्पस के लिए, खाने के, तो बेटा ये क्या माना जाएगा? पर्सनल मूवेबल असेट। क्या मानेंगे? और कोई भी टैक्सेबिलिटी आएगा नहीं। बट बेटा अगर सोने के बर्तन, कौन से, अगर अगर तुम्हारे घर पे बेटा गोल्ड यूटेंसिल क्या हो रहे हैं, यूज क्या हो रहे हैं, फिर तुमने मेरे को बुलाया और मैंने फिर गोल्ड की चम्मच चोरी कर ली, तो आपका बहुत बड़ा क्या होगा? नुकसान। क्या होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो आज की डेट पे कोई ये नहीं बोलता कि हम गोल्ड के बर्तन में खाना खाएंगे, गोल्ड के बर्तन में। यस और नो? तो अगर आपने गोल्ड के बर्तन बेचे हैं तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन, यस और नो? यानी सिल्वर यूटेंसिल है तो नहीं लगेगा, बट गोल्ड यूटेंसिल कौन सा आपका, तो आपको कैपिटल लगे। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर बार, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सब को कैपिटल एसेट माना जाएगा। कैपिटल एसेट माना, और आपको कैपिटल गेन लगे। खाली किसको निकाल दिया है? सिल्वर यूटेंसिल। सिल्वर यूटेंसिल हेल्ड फॉर पर्सनल पर्पस, हेल्ड फॉर, इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कैपिटल। समझा अपने को? सिल्वर कॉइन को भी क्या बोला है? कैपिटल असेट। क्या बोला? कैपिटल। बेटा घर पे जब भी लक्ष्मी पूजन होता है, मालूम, उस दिन हम सिल्वर कॉइन निकालते हैं। पूजन करने के बाद उसी टाइम पे वापस अंदर रख देते, बराबर, फिर अगले साल कभी निकालते हम लोग उसको। तो क्या ये पर्सनल पर्पस यूज हो रहा है? एन आंसर इज नो। यस और नो? यस सर। ये नीचे वाले तीनों पॉइंट पढ़ लो। पढ़ लिया? डन? समझा यहाँ तक? कौन?
ये गवर्नमेंट अलग अलग रेट पे लॉन्च करती है। बॉन्ड पे मालूम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट रेट है। काम की तो है ना, जिसको जिसने इन्वेस्ट किया उसको मिलेगा ना। बराबर। क्लियर। अरे समझा। चलो, अर्बन एरिया पढ़ लिया अपन ने। Pause करना। अरे तक, अरे चालू कर दिया। चलो चलो चलो। नेक्स्ट, अपन ने सबसे पहला बेटा क्या पढ़ा था, कैपिटल गेन इक्वल टू कैपिटल असेट प्लस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। बराबर, ये सुनो। दूसरा अपन ने पॉइंट लिखा था टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर ट्रांसफर ईयर। बराबर, ये सुनो। यानी आपको टैक्स कभी भरना है जब आपने असेट क्या किया, ट्रांसफर क्या किया आपने। सुना ध्यान से बेटा, सुनना, इनकम टैक्स में जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मेरा घर लिया, बीच, सुना है बीच, उसके किनारे अपने घर किनारे थोड़ा दूर था, बराबर। घर लिया बढ़िया, अभी बढ़िया घर अपने लिया, और ये लिया कभी 2015-16, 2000, अभी से 24-25 की बात है कि अचानक से क्या आ गया, बाढ़, क्या आ गया। तो बेटा बाढ़ के साथ मेरा घर भी चला गया, घर भी चला गया। बराबर, तो इनकम टैक्स में इसको भी ये बोला गया है कि आपने घर क्या किया, ट्रांसफर क्या किया आपने, आपने खुद से बाढ़ को घर बेच दिया, खुद से बाढ़ को घर। बराबर, तो ये घर कभी गया 24-25, तो बेटा मैं, मेरे घर वाले, बच्चे सब कहाँ पे है, फुटपाथ पे, कहाँ पे है, तो घर तो चला गया। अरे फुटपाथ पे बैठे तो बेटा सलमान भाई का भी खतरा है, बराबर, यस और नो। अरे समझा आपने, वो खतरे हर जगह, खतरे क्या है, हर जगह है। बट तो भी हम लोग रिस्क लेके बैठे, रिस्क लेके। अभी इनकम टैक्स वाला आके बोलता है कि सर आपने क्या बेचा है, घर क्या बेचा है, और ये घर कभी बेचा आपने 24-25, तो सर आपको टैक्स लगेगा, आपको टैक्स, और आपको टैक्स बकायदा भरना पड़ेगा, भरना। मेरा नंबर भी नहीं आया, मेरे बच्चों ने उसको मार कूट के भगा दिया, बराबर, यस और नो। और 4-5 गाली दे दी, 4-5 गाली, 5 गाली कितनी दी, अरे समझा ही है, पंच गाली, बराबर। ये देके भेज दे बेटा, सीधी बात है यार, अभी घर ट्रांसफर हुआ है, आई अग्रीड कि घर मेरा 24-25 में क्या हुआ है, ट्रांसफर क्या हुआ है। बट बेटा दैट डजंट मीन ट्रांसफर हुआ मतलब बाढ़ आया लेके गया, क्या पैसे छोड़ के गया था उधर, कि भाई मैं तेरा घर लेके जा रहा हूं, पैसा इधर छोड़ रहा, बराबर, क्या ऐसा हुआ था। तो 24-25 में सर आई एम नॉट एबल टू पे माई लायबिलिटी, बराबर। तो आप कैसे बोल सकते मैं आपका टैक्स पे करूंगा, बराबर, यस और नो। अभी वो इंश्योरेंस क्लेम, मैंने इंश्योरेंस घर का लिया हुआ था, उसका पैसा कभी आया 25-26, कभी आया। फिर बेटा जैसे 25-26 में पैसा आया, तो वो टाइम पे वापस इनकम टैक्स ऑफिसर आया, क्या है वापस, बराबर, कि भाई सर अभी तो आपके पास पैसा है, आपको टैक्स भरना। अरे बेटा मेरे बच्चों ने लास्ट टाइम जो किया था वही ये टाइम करने चले गए, बराबर, उनके साथ मेरे को भी मार के चले गए, बराबर, यस और नो। क्योंकि बेटा अभी पैसा आया कि नहीं आया। तो अभी मेरे बोला अपना घर ट्रांसफर कभी हुआ था 24, पैसा कभी आया। तो वो क्या बोलते हैं, आपको टैक्स कभी भरना है जब क्या आएगा, पैसा क्या आएगा। तो देर आर सर्टेन ऐसे केसेस वेर ट्रांसफर ईयर, टैक्सेबल ईयर डज नॉट इक्वल टू योर ट्रांसफर ईयर, डज नॉट इक्वल टू योर, यानी जब आपका घर गया वो टाइम पे टैक्स नहीं बना, जब पैसा आएगा वो टाइम पे टैक्स बना, इज क्लियर नॉट। तो ऊपर देखो आपको सर्टेन एक्सेप्शन दी हुई है, कितनी है, 4 है, कितनी है, ये 4 अपन आगे पढ़ेंगे। बट बेटा अपन 45-5 है जो लास्ट दिया है ना, ये हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, CA CS जो भी है, बराबर, यस और नो, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, इज क्लियर नॉट। हाँ तो हमारा टैक्स हटा दिया ना, तो टैक्सेबल नहीं होगा, वो आगे आएगा, पूरा आएगा, यस और नो। यस सर, कोई दिक्कत है, पक्का, श्योर। चलो, अभी सुनना,
नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर। क्या आते हैं सर? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? कोई भी सेल्स, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। कौन सा रेलिंक्विशमेंट ऑफ? रेलिंक्विश मतलब क्या होता है? आपने वॉलेंट्रीली राइट क्या किया? सरेंडर। क्या किया? राइट सरेंडर। जैसे मालूम एक वर्ड राइट से सुना है? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, बराबर। तो मेरे जैसे मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स का राइट देता हूं, उसके पास क्या आता है? या तो वो राइट खुद एक्सरसाइज कर ले, या फिर क्या करते? रिनाउंस। क्या करते? किसी दूसरे को ट्रांसफर कर ले, दूसरे को ट्रांसफर। तो जब वो दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिनाउंसमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? तो बेटा क्या उसने खुद से सरेंडर किया है या फोर्सफुली सरेंडर हुआ है? दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो अगर आपने ऐसा कोई ट्रांसफर किया है तो भी आपको कैपिटल गेन लगेगा, उसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फिर आते हैं एक्सटिंग्विशमेंट। क्या आते हैं बेटा? एक्सटिंग्विशमेंट मतलब क्या होता है? फोर्सफुली आपने राइट क्या किया है? सरेंडर। क्या किया आपने? क्या किया आपने? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, घर पे आग लगना, घर में बाढ़ आना, ये सब क्या है? वॉलेंट्रीली है कि फोर्सफुली है? बराबर। तो अगर ऐसे भी आपका असट गया है तो वो भी ट्रांसफर माना। फिर आता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी लॉ। आगे पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। रिडेम्पशन ऑफ बेटा जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता नहीं है, जो कंपनी बहुत सस्ते में क्या करती है? इशू। क्या करती है? जैसे कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर बॉन्ड कितने में इशू किया? 60 में। कितने में इशू किया? तो कंपनी ये बोल रही है आज तुम मेरे को 60 रुपया दो, मैं तुमको बाद में कितना दूंगा? 100 रुपया। कितना दूंगा बाद में तुमको? और बीच में कोई भी इंटरेस्ट देने वाला नहीं हो। भले ही इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, बट आज तुम कंपनी को कितना पे कर रहे हो? 60 रुपया। कंपनी 5 साल बाद में कितना देगी? 100 रुपया। कितना देगी आपको? तो आपको वैसे भी 40 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर आपके जीरो कूपन बॉन्ड भी क्या होते हैं? रिडीम। क्या होते हैं? तो उनको ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर माना? यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है? समझा? यस सर। एक आता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा आता है बेटा? फुल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी ने अपने साइड से ऑब्लिगेशंस पूरी कर ली। ऑब्लिगेशन पूरी। पार्ट परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? किधर न किधर ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं हुआ है, इसको अपन समझते हैं। ये मैं हूं। ये मैंने घर खरीदा हुआ है। ये कौन है? निमेश एंड उसका परिवार। ये छोटा बच्चा है, बराबर, जो अभी चल नहीं पा रहा है। ठीक है। अरे बेटा ये घर जो है ना, ये घर का ओनर कौन है? आमीन। कौन है? आमीन ने घर भाड़े पे किसको दिया है? निमेश। किसको दिया है? निमेश को, बराबर। अब बेटा निमेश निमेश भगवान से हमेशा यही बोलता है कि भगवान अगर लाइफ में एक मर्डर क्या होता माफ, क्या होता? तो सबसे पहले किसका होता? क्योंकि इसने एज अ लैंडलॉर्ड बहुत परेशान करके रखा है। हर बार महीने के एंड में भाड़ा मांगने आता है, बराबर। भाड़ा मांगो, ये लाइट चालू कर, ये क्यों किया, वो किया, बहुत परेशान है। अभी निमेश काली पर इतना ढूंढ रहा है कि जिस दिन मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया, उस दिन मैं आमीन को बहुत अच्छा सुना के फिर मैं चला जाऊंगा, मेरा खुद का घर खरीद लूंगा। वो दिन आ गया जब बेटा मैंने घर क्या निकाला? सोल्ड पे, यानी मेरे को घर बेचना है, घर क्या करना है? मैंने प्राइस कितना रखा? 80 लाख। कितना रखा है?
मैं बोला कि भाई देख 80 लाख में मैं घर बेचने को तैयार हूँ, और बेटा इसके पास 80 लाख रुपया आ भी गया है। किसके पास? निमेश के पास 80 लाख रुपया आ भी गया है। तो वो बोलता है चलेगा सर, आप 80 लाख में ये घर मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मैं बोला ठीक है भाई, ये घर तू 80 लाख में रख दे। तो बेटा अभी मेरे को सबसे पहले क्या बनता है? अग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन। तो अग्रीमेंट कभी, निमेश बर्थडे कभी आता है? क्रूशियल महीने में आता है भाई। 20 मई 2024, 2024 को अग्रीमेंट बन गया। और अग्रीमेंट में ये लिखा है कि निमेश मेरे को कितना रुपया देगा? कितना देगा? जिस दिन भाई ने अग्रीमेंट बनाया उस दिन उसने घर पे जाके सबसे पहले गालियां किसको दी रहेगी? किसको दी रहेगी? क्यों दी रहेगी? बहुत परेशान करता है, बराबर बोलता है ये ले तेरा घर नहीं चाहिए, ऐसे घर में कौन रहेगा, ये वो सब सुना दिया बराबर। कल तेरा शक्ल भी नहीं देखेगा, शक्ल भी, और ना तो हमारा शक्ल देख पाएगा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि इसने इतना कॉन्फिडेंट क्यों है मालूम है? ये क्योंकि इसने अभी जस्ट क्या बना दिया? अग्रीमेंट। क्या बनाया है? बट बेटा अग्रीमेंट बनने से क्या ओनरशिप ट्रांसफर होता है या नहीं होता है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? यानी अभी वापिस मैं और निमेश क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, तब जाके ये बंदा क्या बनेगा? ओनर। क्या बनेगा? अरे बेटा अगले दिन ये मेरे घर के बाहर, क्या पे आगे? घर के बाहर, घर के बाहर, बराबर। ये सुनो, बच्चा इधर है। ये मेरे, सुनना सुनना, घर के बाहर आ गए। अभी घर के बाहर आके मेरे को मतलब नॉक किया, मैंने रिसीव ओपन नहीं किया, मेरे को फोन आया। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, ड्यू टू सम अर्जेंट रीजन, ड्यू टू सम, मैं कहाँ पे आ गया हूँ? यूएस में। कहाँ पे आ गया हूँ? और मैं आऊंगा कभी 15 अप्रैल 2025। कभी आऊंगा? ले, मैं भी बोल रहा हूँ 15 अप्रैल 2025 में मैं आऊंगा। बेटा मेरे को बोलो, अभी बेचारा निमेश टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? एक तो साला घर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऊपर से क्या अभी वो आमीन के घर में जा सकता है? अरे जा सकता है। क्यों? बेटा आमीन तो बोलता है कि अभी दिखा तो गया, बड़ा दिखा तो गया, तो अभी वो जा नहीं सकता। अभी ये बंदा बहुत टेंशन में। और इसने क्या, क्या मालूम है? जब एग्रीमेंट हुआ था ना, तो 80 लाख में से 10 लाख उसने मेरे को दे भी दिए थे, 10 लाख मेरे को। तो ये भी टेंशन है बराबर, कि ऐसा भी नहीं बोलता नहीं चाहिए बराबर। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे बोलेगा नहीं चाहिए, तो मेरे पास कितना रुपए पड़ा है? 10 लाख, वो भी मैं नहीं दूंगा। ये सुनो बेटा, अभी बंदा फंसा है कि नहीं फंसा है? फंसा है कि नहीं फंसा? इंसान अच्छा है, नसीब क्या है? खराब। नसीब क्या है? अभी बेटा मेरे को बोलो, बट मैं तो दिल का अच्छा इंसान हो कि नहीं हो? क्या क्या? बोल आजाद। हाँ, मेरे को बोलो, बोलना। अरे बोल साले। अभी वो आमीन इतना हंसा, मतलब बहुत भारी बात बोली लेकिन तूने। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर। मैंने बोला ठीक, एक काम करते हैं, हम जब मैं आऊंगा ना, तब मैं क्या करूंगा? रजिस्ट्रेशन। क्या करूंगा? क्या करूंगा? रजिस्ट्रेशन बराबर। एक काम कर, मैं अभी तेरे को पोजीशन क्या करता हूँ? ट्रांसफर। क्या करता हूँ? यानी घर में रहना क्या कर दो? चालू। क्या कर दो? बराबर। जब मैं आऊंगा वो टाइम पे अपन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करेंगे, पूरा प्रोसेस। बेटा घर पे गएगा नहीं गई है? अभी मेरे को बोलो सर, अपन मैं कभी आया रजिस्ट्रेशन में? आया 15 अप्रैल 2025 को, और हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। नाउ द माय क्वेश्चन सर, अग्रीमेंट कभी बना था? 24-25। रजिस्ट्रेशन कभी हुआ है? 25। नाउ द माय क्वेश्चन, मैंने घर 24-25 में बेचा कि 25-26 में बेचा? बराबर। मैं बता रहा हूं बेटा, ऐसा समझ, पूछ नहीं रहा हूं, ठीक है? मैंने घर, अभी मेरे को ये देखना है कि घर 24-25 में बेचा या, इसके लिए क्या आता है? पार्ट पर। अब बेटा ये देखना चाहिए पार्ट परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ।
आधा काम कभी हुआ है 24 25, आधा काम कभी हुआ है 25। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर व्हेन डेट ऑफ अग्रीमेंट व्हेन डज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डज नॉट इक्वल टू, then transfer year will be your date of agreement, transfer will be your, if the following three conditions has been satisfied, has been, पहला, वो भी तीन कंडीशन कहां पे लिखा है, सेक्शन 53A ऑफ टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ, बराबर। पहला कंडीशन कौन सा, एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न, मस्ट बी इन। तो बेटा एग्रीमेंट मैंने और निमेश ने रिटर्न बनाया कि नहीं बनाया। दूसरा, बायर इज विलिंग टू पे कंसीडरेशन और कंसीडरेशन हैज बीन पेड, या तो बायर कंसीडरेशन पे कर रहा है या पे करने की इच्छा रखता है, पे करने की। तो बेटा मेरे को बोलो, क्या बायर ने कंसीडरेशन पे किया है कि नहीं किया है, और वो पे करने का अग्रीमेंट बनाया कि नहीं बनाया। एंड थर्ड कौन सा, पोजीशन मस्ट बी ट्रांसफर टू बायर, पोजीशन मस्ट बी। तो अगर ये तीनों कंडीशन 24-25 में सेटिस्फाई हुई है तो आपका ट्रांसफर ईयर कौन सा बोला जाएगा, 24-25, 24। इज इट क्लियर। थ्री कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, फर्स्ट वन अग्रीमेंट शुड बी इन, दूसरा बायर इज विलिंग टू पे और कंसीडरेशन हैज बीन पेड, एंड तीसरा पोजीशन मस्ट बी ट्रांसफर टू। If the all condition has been satisfied in the year of agreement, then transfer will be your date of agreement, date of। तो बेटा अपने केस के अंदर ट्रांसफर ये 24-25 होगा कि 25-26 होगा। अगर यही मैंने प्रॉपर्टी निमेश को फ्री में दी होती तो बेटा 53A का दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, बायर इज विलिंग टू पे कंसीडरेशन। जब बेटा प्रॉपर्टी फ्री में दिया तो क्या बायर पे करेगा, तो फिर कौन सा आएगा, 25-26, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ। समझा अपने को। यस सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कैन वी लॉक दिस। यस सर, क्या क्या, NISH, अच्छा निमिश, ओके मैं वो निमिश, निमिश, ठीक है। नहीं नहीं, सुनना, अब यहां तक समझा अपने को। अभी, अरे सुना ध्यान से, सीधा प्रोफेशन ही चेंज। सुनना, अभी ये समझा अपने को सर, कैपिटल असेट क्या होता है प्लस ट्रांसफर क्या होता है, प्लस ट्रांसफर। अभी वो क्या बोलते मालूम है कि सर अभी अपने पास कैपिटल गेन दो तरीके के, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कौन सा आपका, एंड दूसरा कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, दूसरा कौन सा, लॉन्ग टर्म। यानी आपको पूरे चैप्टर में दो तरीके का गेन कंप्यूट करना है, पहला कौन सा, शॉर्ट टर्म, दूसरा कौन सा। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कभी होगा जब आपने असेट कौन सा बेचा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। सर लॉन्ग टर्म कभी होगा जब आपने कौन सा बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, कौन सा बेचा है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। यस और नो, अगर आपने शॉर्ट टर्म बेचा है तो आपको गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म गेन। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचा है तो गेन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज इट क्लियर। यस सर, कोई दिक्कत है अपने को। But sir, now how I will determine whether my gain is short term or long term? Gain or short term or, बढ़े आगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कभी होगा जब आपने असेट कौन सा बेचा है, लॉन्ग टर्म जब आपने असेट कौन सा बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का।
अभी मेरे को बोलो, हाउ आई विल डिसाइड माई गेन इज शॉर्ट, माई असेट इज शॉर्ट टर्म असेट और लॉन्ग टर्म। तो बेटा मालूम है अपन कैसे डिसाइड करें? बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग, बेस्ड ऑन कितने टाइम तक आपने प्रॉपर्टी क्या करा है, होल्ड क्या करा आपने। तो बेटा अभी अपन पढ़ने वाले ये रहा, ठीक है। जितना भी ग्रीन दिखता है वो क्या है, अमेंडमेंट। क्या है, क्या है? तो वो क्या बोलते हैं सर आपको ये देखना है कि अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो आपने कभी बेचा है बिफोर 23 जुलाई 2024, कभी बेचा है बिफोर 23 जुलाई 2000, या फिर आपने कभी बेचा ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर। जैसे आज अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, आज अगर मैं प्रॉपर्टी, तो बेटा आज मैं बिफोर में आऊंगा कि ऑन और आफ्टर में आऊंगा? बिफोर की ऑन और आफ्टर? ऑन और आफ्टर ना। आज डेट कौन सा है, 25 बराबर, तो 23 जुलाई 24 है, उसके बाद में है ना यार। तो अपन ये वाला टेबल मेरे काम का, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ही ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन 1 मई 2024, 1 मई 2000, तो बिफोर वाला केस है कि ऑन आफ्टर वाला है? बिफोर वाला बराबर। ये सुन, तू बोलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो उधर रोकेंगे बराबर, वो लूप होते रहेगा बराबर। बिफोर वाला है कि ऑन आफ्टर, बिफोर वाला समझाइए। चल बिफोर की ऑन आफ्टर, कोई दिक्कत है अपने को? पक्का सुना। सबसे पहले क्या बोला, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी अगर आपने ये बेचा है तो कितना है, अप टू 12 महीने तक आपने रखा, ये लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, लेस देन इक्वल टू, तो आपका असेट कौन सा है, शॉर्ट टर्म। कौन सा आपका? और मोर देन 12 मंथ तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। क्या हो जाएगा बेटा, लिस्टेड सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड सब आ जाएगा, यस और नो? शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड सब आ जाएगा, इसे क्लियर नॉट? अगर बेटा जीरो कूपन बॉन्ड है तो भी कितना है, 12 12, देखो सब जगह ऑन और आफ्टर बिफोर सब में 12 12 है, यस और नो? उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स कौन से आपके, उधर भी देखो सब कुछ सेम ही है, लेस देन 24, मोर देन 24। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स को 24 महीने या उससे कम रख के बेचा है तो असेट कौन सा है, शॉर्ट टर्म। अदरवाइज मोर देन 24 तो कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। कौन सा हो जाएगा? उसके बाद आते हैं सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कितना है, 24 मंथ्स और 24 मंथ्स बराबर। एनी अदर असेट, जेपी दास बी डेट ओरिएंटेड फंड। बेटा जे मतलब, पी मतलब, डी मतलब, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए मतलब एनी अदर वर्क ऑफ, एस मतलब स्कल्पचर्स और बी मतलब, इसमें एक एस गायब है क्योंकि बेटा शेयर सिक्योरिटी पूरा ऊपर कवर हो गया, यस और नो? तो इनके लिए पहले कितना है, 36 मंथ, ऑन आफ्टर कितना है। जैसे बेटा ज्वेलरी अगर मैंने बेचा है 1 मई 20, अगर बेचा 1 मई, तो अगर मैंने ज्वेलरी 1 मई 2024 को बेचा है तो अपन क्या देखेंगे, 36 मंथ। कौन सा देखेंगे, क्योंकि वो बिफोर 23 जुलाई 24 है बराबर। बट अगर मैंने ज्वेलरी 1 मई 2025 कभी बेचा है, 1 मई 2025 को मैंने बेचा है, तो अपन कौन सा देखेंगे, ऑन आफ्टर, तो 24 मंथ्स का अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे, यस और नो? यस सर। समझा, सबको समझाए? चलिए, कोई दिक्कत है? अभी वो क्या बोलते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या होता है बराबर। जैसे मालूम यहाँ पे लिखा इक्विटी ओरिएंटेड फंड बराबर, तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं बेटा, एक होता है म्यूचुअल फंड, सुना है? क्या होते हैं? हाँ वो तो मेरे को मालूम है बराबर, रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बराबर। बट म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? बोल बोल, सुना? बस म्यूचुअल फंड बेटा मेरे को बोलो, इंडिया में एक अथॉरिटी है दैट इज सेबी, सुना है? क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं चाहिए बेटा, मेरे को आता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब क्यों सेबी बनाया गया, टू रेगुलेट द, मेरे को कहना है से, अपने इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऑल द इन्वेस्टर्स आर नॉट एजुकेटेड, नहीं समझे?
ऑल द इन्वेस्टर आर, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मालूम है, एक यूट्यूब था जो बंदा सिखाता था कि हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, बराबर, और कितना कमाए। उसका खुद का पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ लॉस में था, क्या था, 1.5 करोड़। और वो अपने को सिखाता था हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल, हाउ टू बिकम। तो उस बट हाँ, उसने क्लास सिखा सिखा के कितना इकट्ठा किया मालूम है, 17 करोड़ रुपए। कितना इकट्ठा किया था, कितना इकट्ठा किया था, 17 करोड़ रुपया उसने इकट्ठा किया था क्लास सिखा के, बराबर, यस और नो। तो मेरे को बोलो, अपने इंडिया में कहना है से अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है। अगर आज मैंने शेयर मार्केट से कमा लिया और मैंने अच्छा खासा कमा लिया, तो मेरे को देख के 15 लोग और कूद जाते, बराबर, यस और नो। और जैसे वो कूद गए, वो जिंदगी में वापस बाहर आते हैं नहीं है, अरे यस और नो। इसके लिए क्या बना, सेबी क्या बना। और इसके लिए म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया कि अभी जैसे एग्जाम लेते, मेरे को मार्केट में इन्वेस्ट करना आता है, बट अगर तुमको नहीं आता है तो तुम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करो, डायरेक्टली इन्वेस्ट, तो तुम किसी कंपनी के थ्रू क्या करोगे, इन्वेस्ट क्या करोगे। तुमने तुम्हारा पैसा कंपनी को दिया, और कंपनी अपना एक्सपीरियंस लगा के कहां पे डालती है, डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर में क्या करती है, इन्वेस्ट क्या करती है, क्या करती है, यस और नो। तो ऐसा भी है, जैसे ये कंपनी है XYZ म्यूचुअल फंड वाली, और ये सब क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज। अभी बेटा ये तुम लोग हो, तुमने पैसा किसको दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी को। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, डोमेस्टिक कंपनीज, कहाँ पे किया है। तो बेटा डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स किसके नाम से आएंगे, XYZ म्यूचुअल, XYZ। और ये म्यूचुअल फंड आपको क्या देगी, यूनिट्स, क्या देगी, यूनिट ऑफ XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी, यूनिट ऑफ XYZ, यस और नो। अगर तुमने जो पैसा दिया था उसका मोर देन इक्वल टू 65% अमाउंट इन्वेस्ट कहाँ पे हुआ है, इक्विटी, कहाँ पे हुआ है, इक्विटी ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इक्विटी ऑफ, या जो तुमने पैसा दिया था उसका मोर देन इक्वल टू 65% अमाउंट इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी, डोमेस्टिक कंपनी के। तो ये यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, समझा आपने को, यस सर। दैट वी कॉल्ड एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश, यानी अगर बेटा आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है, बराबर, वो कितना किया है डोमेस्टिक कंपनी में, मोर देन इक्वल टू 65 इन इक्विटी, इन और फिर वहां से आपको कंपनी के क्या मिल रहा है, यूनिट्स, क्या मिल रहा है। तो वो यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर। बट अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मेरा ऑलरेडी एक यूनिट फंड में इन्वेस्टमेंट है, बराबर, वहां से मैंने मेरा पैसा निकाला और फिर मैंने कंपनी को दिया, और कंपनी ने वहां से 90% इन्वेस्ट कहां पे किया है, इक्विटी, कहां पे किया है। तो वो भी फंड कौन सा हो जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कौन सा होगा। अगर आप घर से पैसा लाए हो तो अमाउंट कितना आएगा, 65, कितना आएगा। बट किसी दूसरे फंड से पैसा निकाला है तो वो आपको 90% और उससे ज्यादा इन्वेस्ट कहां पे करना है, इक्विटी ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इक्विटी ऑफ। तो आपका वो फंड से जो यूनिट आएगा वो कौन सा होगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कौन सा होगा। फ्रेश फंड के लिए कितना परसेंटेज है, 65, कितना परसेंटेज है। बट किसी दूसरे फंड से आपने पैसा निकाल के इन्वेस्ट किया तो वहां पे लिमिट कितना है, 90, कितना है। बट एट द एंड आपको इन्वेस्ट कहां पे करना है, डोमेस्टिक कंपनी, कहां पे इन्वेस्ट करना है आपको, समझा, यस सर। कोई दिक्कत, पक्का, समझा। अभी सुनना, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ। अभी कैपिटल गेन निकालने के लिए आपकी दो सेक्शन, एक कौन सा है, सेक्शन नंबर 50, दूसरा कौन सा है, सेक्शन नंबर 48, बराबर। पहला कौन सा, सेक्शन नंबर 50, दूसरा कौन सा, सेक्शन नंबर 48।
सेक्शन 50 कभी आएगा जब आप क्या बेचते हो, इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल असेट, इन केस ऑफ, यानी अगर आप ऐसा असेट बेच रहे हो जो क्या है डेप्रीसिएबल, क्या है, जिसके ऊपर क्या लगा है, डेप्रीसिएशन, तो आपको कैलकुलेशन कौन से सेक्शन के हिसाब से करना है, सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर, और इनको छोड़ के बाकी कोई असेट आपने बेचा है तो उसके लिए हमेशा कौन सा आएगा, सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर, समझा, कोई भी तकलीफ यहां तक, श्योर। दो मेथड है, पहला कौन सा है, सेक्शन 50, बेटा सेक्शन 50 कभी यूज में लेना है जब आपने क्या बेचा है, डेप्रिसिएबल असेट, क्या बेचा आपने, सेक्शन 48 अपन कभी लेंगे जब हमने क्या बेचा है, जैसे बेटा मैंने रहने का घर क्या बेचा, रहने का, तो 50 देखते कि 48 देखेंगे, बट मैंने डेप्रिसिएबल प्लांट एंड मशीन बेचा तो हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन, कोई दिक्कत है अपने को, समझा, यस सर। चलो सुनना, चलो सुनना, बेटा अपन ने कहाँ तक पढ़ा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, उसके अंदर दो पार्ट है, पहला सेक्शन 50, अगर सेक्शन 50 कभी यूज करना है जब आप क्या बेचते हो, डेप्रिसिएबल असेट, यस और नो, और सेक्शन 48 कभी जब आप क्या बेच, अदर देन डेप्रिसिएबल असेट, अदर देन, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर। चलो सुनो ध्यान से, अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 48 बराबर, चलो सेक्शन 48 का फॉर्मेट क्या है, सेक्शन नंबर 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सुनना, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंसियर रिक्वेस्ट है, सुनना, अरे मेरे को कोई भी असेट हम लोग बेचते हैं, असेट हम लोग बेचते हैं, बराबर, ये भी लिख, कोई भी ऐसे हम लोग बेचते हैं, मेरे को कोई भी असेट हम लोग जब भी हम लोग कोई भी एसेट बेचेंगे सबसे पहले अपने को पैसा आता है, क्या आता है अपने को, पैसा, बराबर, तो वो क्या होता है, सेल्स, क्या होता है, सेल्स, बराबर, वो सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, बराबर, शॉर्ट में बेटा प्यार से क्या बोलते हैं, FEOC, क्या बोलते हैं हम लोग, बराबर, अरे बेटा मेरे को सेल्स होने पे कोई ना कोई आपका खर्चा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, जैसे अब अगर मेरे को फ्लैट बेचना है तो फ्लैट के लिए मैं कभी ब्रोकर्स को बोलूंगा, बराबर, और वो फ्लैट बिकवाते हैं तो फ्री में बिकवाते हैं कि ब्रोकरेज लेते हैं, तो ये अपना क्या होता है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, क्या होता है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत है अपने को, चलो जैसे बेटा मैं इसमें से लेस करूंगा, क्या आता है आपका, NVOC, दैट इज नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, अभी मेरे को एक चीज बोलो, NVOC हो गया, उसमें से अभी माइनस, अरे बेटा जो फ्लैट अपन ने बेचा है तो अपन ने खरीदा भी तो रहेगा ना यार, तो खरीदने वालों क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अपन ने फ्लैट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी करवाया रहेगा, कलर वलर जो भी आप खर्चा करो, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ, तो जैसे मैं इनको लेस करूंगा आपको क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, समझा अपने को यहाँ तक,
चलो क्या फॉर्मेट है बेटा सब, और ये फॉर्मेट कौन से सेक्शन का है? सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर, वी विल स्टार्ट विद द एफईओसी, माइनस क्या करते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या आता है अपने को? एनवीओसी, फिर माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या आएगा अपने को? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कोई भी घर 90 लाख में बेचा, घर बेचने का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख। कितना हुआ? तो मेरा नेट वैल्यू कितना है? 89 लाख। कितना? 80। मैंने घर खरीदा था 40 लाख में, तो 89 लाख माइनस 40 लाख कितना आया? 49। कितना आया? 49 लाख। कितना आ गया? 40। ये तेरा फोन था। 49 लाख। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? यस सर। तो ये क्या हो गया आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हुआ आपका? बराबर। बेटा स्टार्ट के आधे घंटे अभी ध्यान देना, आधा घंटा अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, जो आपको आगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। यस और नो? क्लियर है? चलिए, बट अभी एक प्रोविजो है, प्रोविजो नंबर 2। कौन सा प्रोविजो नंबर 2? प्रोविजो नंबर 2। प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 48 ऑफ सेक्शन, वो क्या बोलता है कि सर अगर तुम्हारा असेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म। कौन सा है? इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी इंडेक्स्ड। शैल बी, यानी अपना अगर असेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म। कौन सा है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों क्या करेंगे? इंडेक्स। क्या करेंगे हम लोग? यानी अगर आपका असेट लॉन्ग टर्म है तो हम लोग यहाँ पे क्या माइनस करते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंप्रूवमेंट कौन सा माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ। तो आपका गेन कौन सा आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म, बट यहाँ पे क्या है मालूम? ब्रैकेट में लिख दो इफ। तुम्हारे अंदर सब लिखा हुआ है बेटा, कुछ उससे जा, ये मैं लिख रहा हूँ ना, उससे अच्छा लिखा हुआ है। बराबर? क्लियर? कोई दिक्कत है? इफ असेट ट्रांसफर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर 23 जुलाई 2000, यानी अगर आपने असेट कभी बेचा है बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर, तो कहना है से अगर आपने लॉन्ग टर्म असेट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 बेचा है तो आपको इंडेक्सेशन निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अमाउंट क्या कर दो? माइनस। क्या कर दो? तो इंडेक्सेशन कब तक निकालना? अगर आपने बेचा कब तक है? बिफोर 23 जुलाई 2024। बिफोर, देखो बेटा इससे भी अच्छा लिखा, पढ़ो इसको। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन। प्रोविजो मतलब जो ऊपर बोला उसका क्या है? एक्सेप्शन। क्या उसका? यानी ऊपर अपन ने क्या बोला कि अपने को कॉस्ट माइनस करना है, बट अगर आपका असेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म, तो आपको माइनस क्या करना है? इंडेक्स कॉस्ट। क्या माइनस करना है आपको? खाली कॉस्ट माइनस करना होगा नहीं, बट इंडेक्स कॉस्ट अभी कब तक है? 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2000। अगर बेटा मैंने कोई, इन शॉर्ट कहना है इससे, अगर आपने कोई भी असेट 23 जुलाई 2024 के बाद में बेचा है या 23 जुलाई 2024 को बेचा है तो कोई इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। समझा? यस सर? एनी प्रॉब्लम? पक्का? वेरी, हाँ। तो वो कंडीशन कौन सा है उसके हिसाब से होगा। बेटा सब पढ़ते हैं बराबर, मेरे को 5 मिनट देना, ठीक है? कोई दिक्कत है? समझा? यस, ये समझा अपने को? आज अगर मैं असेट बेचूंगा इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का? आई डेट कौन सा है? वेरी गुड, बराबर। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर?
अभी सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई सी आई ऑफ ट्रांसफर ईयर, सी आई ऑफ डिवाइड बाय सी आई ऑफ एक्विजिशन ईयर डिवाइड बाय सी आई ऑफ, बराबर। यानी सबसे पहला कौन सा, सी आई ऑफ ट्रांसफर या डिवाइड बाय सी आई ऑफ एक्विजिशन ईयर, बराबर। सी आई का मतलब क्या है, कल शायद पढ़ा, मालूम है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस, कॉस्ट इन्फ्लेशन। बेटा ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे नीचे देखो आपको मिलेगा, मिला, अरे मिला। इसका मतलब देखो 2001-2 का सीआई कितना है, इधर इधर देखना बेटा, देखो टीवी पे भी सेम दिख रहा होगा। 2001-2 का अपना सीआई कितना है, और अपना 24-25 का कितना है, 363। इसका मतलब क्या मालूम है कि 2001-2 में जो सामान 100 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का, आज वही सामान कितने रुपए का हो गया है, कितने रुपए का हो गया है। तो अगर तुम्हारा असेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म कौन सा है, और आपने असेट को बेचा कभी है, बिफोर 23 जुलाई 2024, कभी बेचा बिफोर, तो हम लोग इंडेक्सेशन निकालेंगे, इंडेक्सेशन। और इंडेक्सिंग कैसे निकालते हैं सर, सी ओ ए मल्टीप्लाई बाय सी आई ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय सी आई ऑफ एक्विजिशन ईयर। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर। सुना, जैसे अपन बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने घर, हाउस, बेटा घर कैपिटल एसेट है नहीं है, मैंने इसको परचेज किया है 2008-9, कितने में किया है, 40 लाख, कितने में किया है। फिर बेटा घर को अपन ने बेचा कभी है 2024-25, दैट इज रुपीज 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़, बराबर। उसके बाद में फिर बेटा बेचने पे अपना क्या हुआ है, ट्रांसफर एक्सपेंस क्या हुआ है, दैट इज 2%, कितना हुआ है, कितना हुआ है। और अपन ने घर बेचा है ट्रांसफर्ड ऑन 1 अप्रैल 2024, 2000, तो बेटा 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है कि बाद में बेचा है, तो अपने को इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा, यस ऑन। और घर, घर के लिए बेटा हम लोग कितना चेक करते हैं, 24 मंथ्स ना। अगर 24 मंथ्स तक रखा है तो शॉर्ट टर्म है, उससे ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म है। तो अपन ने परचेज कभी किया था 8-9, बेचा कभी है 24-25, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, बराबर। तो असेट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स निकलता है, और वो भी कभी 23 जुलाई 24 से पहले, 23 जुलाई 24 से। चलो बेटा सबसे पहले अपन गेन निकालते हैं। पहला एफ अपन ने बेचा कितने में, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़, माइनस क्या आएगा सर, ट्रांसफर एक्सपेंस ब्रोकरेज कितना है आपका 2%, कितना आएगा 2,40,000, लेस करो कितना बचता है, 1 करोड़ 17,60,000, बराबर। ये क्या आ गया आपका, एनवीओसी क्या आ गया आपका, माइनस। बेटा अभी मेरे को इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपन ने असेट को बेचा कभी है 23 जुलाई 24 से पहले। तो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन ने खरीदा कभी था 40 लाख में, इनटू CII ऑफ ट्रांसफर ईयर। तो बेटा अपन ने बेचा कभी है 24-25 ना, तो आप देखो टेबल के अंदर 24-25 में CI कितना है, 363, डिवाइड बाय 8-9 का CI कितना है, 137। अरे समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। चलो करो, 1 करोड़ 5 लाख माइनस कर दो, हाँ 11,61,460। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, समझा। यानी आपको इंडेक्सेशन निकालना समझा।
बेटा अभी मेरे को बोलो, यही दो असेट 8-9 को परचेज नहीं करके 1998 और 1999 में परचेज किया होता, तो बेटा मेरे को फटाफट टेबल में जाओ। 1998 99 CI कितना है? अरे है कि नहीं है? तो क्या हमको टैक्स भरना है कि नहीं भरना है? बेटा कि शादी में आएगा सालो, नहीं भरना है? भरना पड़ेगा ना। तो अभी अपने को ये देख, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना CI स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2000 2001 2 से। अगर मैंने प्रॉप ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कभी की है, बिफोर 1 अप्रैल 2001। अरे बराबर, तो अपने को क्या करना था, अभी अपने को पढ़ना पड़ेगा बराबर। हम्म। ये बेटा क्वेश्चन में दी रहेगी आपको, दो चाहिए क्वेश्चन, चार देगा, ठीक है? बराबर। ये सब आपको कोई भी याद नहीं रखना, ये ठीक है? 100 ये सब बराबर। हाँ, अगर आपको याद रखना है तो 2001 2 का 100 याद रखो, और 2024-25 का 363 याद रखो। बराबर। यस सर। कोई दिक्कत? सब पढ़ते हैं बेटा, टेंशन मत ले, ठीक है? आगे आएगा इसका। इफ asset acquired before 1 April 2001, इसमें दो पार्ट है। अगर आपने क्या परचेज किया बिफोर में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल। एंड दूसरा कौन सा है? अदर असेट। कौन सा है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि विच एवर इज हायर, क्या विच एवर इज। पहला एक्चुअल परचेज प्राइस, कौन सा लेंगे हम लोग? एक्चुअल परचेज प्राइस। और बी के अंदर 1 और 2, उसमें से ना विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, एज ऑन। और एच डी वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। उसमें से हम लोग कंपेयर ए से करेंगे, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज। ये कभी करना है जब आपने असेट कभी एक्वायर किया बिफोर 1 अप्रैल 2001, और असेट कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल। एस डी वी का मतलब क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कौन सा होता है? अ वैल्यू फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ने वो वैल्यू क्या होती है, डिसाइड क्या की होती है। समझा अपने को? बट अगर इसको छोड़ के दूसरे को एसेट है, तो खाली क्या लेंगे? विच एवर इज हायर, ए और बी। पहला एक्चुअल परचेज प्राइस, एक्चुअल परचेज प्राइस। एंड दूसरा बेटा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल, विच एवर इज हायर, विच एवर इज। कोई दिक्कत है अपने को? सुनना बेटा, अभी यानी अपने को ये भी देखना है कि अपन ने प्रॉपर्टी कभी एक्वायर किया है। अगर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, बिफोर, तो हम लोग क्या देखते हैं? अगर आपका प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो हाइयर लेना है एक्चुअल परचेज प्राइस, और बी में 1 और 2 में से लोअर लेके ए से कंपेयर करना है। 1 और 2 में क्या लेंगे? एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, एंड एच डी वी एज ऑन 1 अप्रैल, विच एवर इज लोअर। जो अमाउंट आएगा उसको कंपेयर ए से करना है, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज। कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? कैन वी लॉक दिस? सुनो यहाँ से भी, क्लियर है यहाँ तक? बट हाँ, अगर बेटा अपन ने एक्वायर्ड कभी किया ऑन आफ्टर, तो जितने में आपने परचेज किया वही तुम्हारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ। जैसे बेटा अपना ये वाले एग्जांपल में अपन ने परचेज कभी किया है ऑन आफ्टर ना, ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001, तो अपन ने कॉस्ट कौन सा लिया था? जितने में आपने क्या किया था? परचेज। क्या किया आपने? समझा? यस सर। अभी जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं,
सुना, मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कभी की है 1 अगस्त 1995, बराबर। मैंने बेचा कभी है 1 सितंबर 24। बेटा कौन से साल में अपन ने प्रॉपर्टी बेचा है? 24। बट 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है कि 23 जुलाई 24 के बाद में बेचा है? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो बेटा अपने को इंडेक्सेशन निकालना है कि नहीं निकालना? नहीं निकाल, बिकॉज 23 जुलाई 24 के बाद में बेचा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला आते बेटा FVOC, कितने बेचा अपन ने? 85 लाख। माइनस क्या करते हैं? कुछ नहीं है, क्या आएगा अपने को? कितना आया? माइनस। अभी इंडेक्स निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, बट अभी मैंने प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस किया कि नहीं किया है? तो अपन कॉस्ट कैसे निकालते हैं? विच एवर इज हायर। जितने में आपने क्या किया परचेस, अपन ने परचेस कितने में किया है? उसमें बी में 1 और 2, FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो FMV कितना आपका? 15 लाख। और दूसरा कौन सा? HDV एज ऑन 1 अप्रैल 7, बराबर। दोनों में लोअर हायर कौन सा आएगा? अरे कौन सा आएगा? समझा? अभी सीधा 15 लाख को हम लोग क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे हम लोग? तो कितना आएगा? दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझा अपने को? यस सर। अगर इंडेक्सेशन होता तो हम लोग 15 लाख इंटू CII और ट्रांसफर डिवाइड बाय CI ऑफ एक्विजिशन निकालते। इज इट क्लियर? अगर अभी नेक्स्ट, ये तो बेटा कौन सा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ। अभी कौन सा आते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ। तो वो क्या बोलते हैं? अगर तुमने इंप्रूवमेंट कभी किया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, बिफोर, तो हम लोग इंप्रूवमेंट को क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या कर देंगे? वो इंप्रूवमेंट अपने को कंसीडर करना नहीं है। बट अगर आपने इंप्रूवमेंट कभी किया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, कभी किया आपने ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, तो वो केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर? इंप्रूवमेंट जितने किया उतना प्राइस से हम लोग इंडेक्सेशन निकालेंगे। यस और नो? बट अगेन बेटा आपको इंडेक्सेशन कब तक निकालना है? अप टू 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2000। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स निकल रहा है तो आपका इंप्रूवमेंट भी हमेशा इंडेक्स ही होना चाहिए। यस और नो? यस सर। याद रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन है तो आपका इंप्रूवमेंट हमेशा क्या होगा? अगर वो इंडेक्सेशन नहीं है तो ये भी होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये क्या था आपका? प्रोविजन नंबर 2। प्रोविजन नंबर, नेक्स्ट आते हैं बेटा फोर्थ प्रोविजन। कौन सा आते हैं? देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, दिख रहा है? यानी ये सब कभी करना जब आपने 23 जुलाई 24 से पहले असेट बेचा। यस और नो? अभी फोर्थ प्रोविजन क्या बोलता है? इन केस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड, इन केस ऑफ, कोई इंडेक्सेशन मिलता नहीं है। मिलता? मिलता। बेटा ये याद रखना, ये पहले से नहीं मिलता है। यहाँ पे लिख देता हूँ डे 1। क्या लिखता हूँ? डे 1 मतलब पहला दिन, बराबर। 24-25 का पहला दिन से आपको इंडेक्सेशन मिलता नहीं है। इसमें 23 जुलाई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि 23 जुलाई से पहले बेचा तो मिलेगा। इसमें पहले से इंडेक्स मिलता नहीं है, बट खाली 2 बॉन्ड पे मिलता था। पहला कौन सा? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा कौन सा? सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द RBI, इशूड बाय द। इन पे आपको इंडेक्सेशन मिलता था, बट कब तक मिलता था? 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2000। यहाँ पे लिख दो दोनों को ब्रैकेट करके, अप टू 23 जुलाई 2024, बराबर। यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? सेवेंथ प्रोविजन। कौन सा आता है बेटा? एक पॉइंट है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सुना अपन ने? क्या होता है? जब भी अपन आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कहां से? अरे आत्माओं, कहां से आप कोई भी शेयर्स क्या सिक्योरिटीज क्या करते हो? ट्रांसफर क्या करते हो? या बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड। तो आपको क्या पे करना पड़ता है? STT। क्या पे करना पड़ता है आपको? तो अगर उन्होंने ये बोला है कि जब भी आप कैपिटल गेन में टैक्स निकालोगे और आपका क्या पे किया आपने? STT। क्या पे किया आपने? तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर। क्या करेंगे हम लोग? ना तो वो ट्रांसफर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा और ना वो आपकी कॉस्ट में क्या होगा? ऐड। क्या होगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने शेयर्स बेचे 10 लाख। कितने के बेचे? तो अपना FEOC कितना हुआ? 10 लाख।
यस सर। अब मैंने एसटीडी कितना पे किया, 10,000 कितना पे किया है, तो क्या मैं उसको माइनस करूंगा, आंसर इज नो। एसटीडी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, क्या करेंगे, कोई दिक्कत है अपने को। मैंने जैसे शेयर्स परचेज किए 1 लाख, कितने के परचेज किए, परचेज करने पे अपना एसटीडी कितना हुआ, 1,000, कितना हुआ, तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, नहीं, उसको मैं क्या करूंगा, इग्नोर, क्या करूंगा, इन केस इन शॉर्ट एसटीडी क्या करेंगे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर, एनी प्रॉब्लम। ये क्या था आपका सेवेंथ प्रोविजो, क्या था आपका सेवेंथ प्रोविजन, नहीं सेवेंथ प्रोविजो। प्रोविजो मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन, क्या होता है, जो आपने ऊपर करा उसका टोटली अपोजिट ये बोल रहा है, यस और नो, यस सर, वेरी गुड। कोई तकलीफ। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, सेक्शन 40। सबसे पहले देखते हैं प्रोविजो किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले क्या बोला है, किन के लिए है, नॉन रेसिडेंट, किन के लिए है, तो क्या रेसिडेंट लोगों के लिए प्रोविजो 1 एप्लीकेबल है या नहीं है, वेरी गुड। असेट क्या होना चाहिए, शेयर्स डिबेंचर इंक्लूडिंग बॉन्ड ऑफ भारतीय कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा, यानी आप जो बंदा एनआर है उसने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, शेयर्स सिक्योरिटीज डिबेंचर बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी ऑफ, वेदर लिस्टेड और नॉट, वेदर लिस्टेड और, यानी वो कंपनी भले लिस्टेड हो तो भी चलेगा, अनलिस्टेड है तो भी चलेगा, बराबर। और उसने इन्वेस्ट कहाँ से किया, आउट ऑफ फॉरेन करेंसी, आउट ऑफ, यानी पैसा इंडियन पैसा इन्वेस्ट किया है कि फॉरेन पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको कंपल्सरीली बेटा क्या चाहिए, प्रोविजो 1, क्या चाहिए, प्रोविजो। ये 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, पहला कौन सा, अस्सी से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन, अमाउंट कहाँ पे, शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड ऑफ डोमेस्टिक कंपनी या भारतीय कंपनी, वेदर लिस्टेड और, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम फॉरेन करेंसी इफ द ऑल 3 कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, तो अपन सबसे पहले कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, फॉरेन करेंसी, कैसे निकालेंगे, फॉरेन, फिर उसको रिकन्वर्ट किस में करेंगे, इंडियन करेंसी, किस में करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बेटा मेरे को कैपिटल गेन इंडियन करेंसी में निकालना है कि फॉरेन करेंसी में निकालना है, फॉरेन करेंसी, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, इंडियन करेंसी, किस में करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है अपने को, समझा, यस सर, वेरी गुड, पर आप सुना ध्यान से। अभी बेटा सर मेरे को बोलो, क्वेश्चन में अपने को फॉरेन करेंसी सपोज मैंने कैपिटल निकाला, बराबर। अभी क्वेश्चन में आपको जो, सुना ध्यान से, अपने को तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे सबसे पहले कैपिटल गेन हम लोग कहा कैसे निकालेंगे, इन द फॉरेन करेंसी, इन द, फिर वो कैपिटल गेन जो आएगा उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, इंडियन करेंसी, किस में करेंगे हम लोग। बट मेरे को बोलो क्वेश्चन में आपको डेटा फॉरेन करेंसी में दिया रहेगा या इंडियन करेंसी में दिया रहेगा, बट अब फॉरेन में दिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, आप फॉरेन फॉरेन लेके फॉरेन आंसर आ जाएगा, बराबर, यस और नो। आपको कैसे देंगे, इंडियन करेंसी, कैसे देंगे, इंडियन, यानी आपको पूरा डेटा कैसे दिया रहेगा, रुपीज में। अभी रुपीज से आपको कन्वर्ट किस में करना है, और फिर आपका गेन कन्वर्ट किस में करेंगे, समझा, यानी एग्जाम में आपको पूरा डेटा कैसे दिया रहेगा, रुपीज, कैसे दिया रहेगा। अरे बेटा सुनना ध्यान से, अपना फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं, एफ ई ओ सी, क्या लेते हैं हम लोग, ये रुपीज वाला है एफ ई ओ सी, उसमें से माइनस हम लोग क्या करते हैं, क्या माइनस करते हैं, फिर क्या आता है, माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ, और फिर क्या आता है, शॉर्ट टर्म। और वैसे बेटा शेयर से तो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, यस और नो, अरे बराबर, कि शेयर बीमार पड़ के रिपेयर रिपेयर होते नहीं है, तो ये आपका क्या क्या पूरा फॉर्मेट है।
अभी इसके लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा बेटा, एक्सचेंज रेट क्या चाहिए रहेगा, और फिर अपना डेटा कौन सा आएगा, डॉलर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, एफईओसी रुपीज में दिया है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर, यानी टीटीबीआर और टीटीएसआर का एवरेज, टीटीएसआर का, टीटीबीआर बोल तो सकते हो ना बेटा, टीटीबीआर बोलो वापिस, बहुत सिंपल था बराबर, टीटीएसआर, टीटी, इसका एवरेज लेंगे, बट ये कौन सी लेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ सेम बेटा, ट्रांसफर एक्सपेंस के लिए भी सेम एक्सचेंज रेट आपको लेना, सेम एक्सचेंज आपको, फिर बेटा कौन से सीओए के लिए लेंगे टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर का एवरेज, बट बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी होता है, बेचने के टाइम पे खर्चा होता है, खरीदने के टाइम पे होता है, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी आता है जब अपन क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, तो ये कौन सा लेंगे, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ, और जैसे आपका जो गेन आएगा वो गेन को कन्वर्ट करना है, तो मेरे को क्या चाहिए, टीटीबीआर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ, चलो बेटा एक बार समझते हैं फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, सुना। सबसे पहला बेटा एफईओसी को हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में, तो रेट कौन सा लेंगे, टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर का एवरेज, टीटीबीआर प्लस, बट कौन सी डेट का, डेट ऑफ परचेज की डेट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि बेटा सेल का पैसा कभी आता है, ट्रांसफर टाइम पे आता है ना यार, ट्रांसफर एक्सपेंस कभी होते हैं, परचेज के टाइम पे कि ट्रांसफर के टाइम पे, तो अपन सेम रेट लेंगे डेट ऑफ ट्रांसफर का बराबर। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी अपना खरीदने का खर्चा कभी हुआ था, डेट ऑफ एक्विजिशन, तो हम लोग डेट कौन सा लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन, यस और नो, एंड जो बाद में आपका गेन आएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है, उसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, टीटीबीआर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ, टीटीबीआर का मतलब क्या होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, एंड टीटीएसआर मतलब, बेटा इतना क्या बाइंग है तो उधर क्या होगा, ये सुना है कि बाय और सेल क्या होता है, खरीदना बेचना छोड़ छोड़ के, एक्सचेंज, मैं आपको समझाता हूँ। गुड मॉर्निंग। हार्दिक और ये एक्सिस बैंक है, अभी बेटा हार्दिक के पास क्या पड़े हैं, डॉलर क्या पड़े हैं, सुनना, डॉलर पड़े हैं। अभी हार्दिक बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मेरे को डॉलर देने हैं और क्या लेने हैं, रुपीस, क्या लेने हैं, क्या लेने हैं, तो क्या तुम डॉलर खरीदोगे, तो बेटा बैंक हाँ बोलेगी। अभी बैंक का रेट ऐसा होता है 80 और 82, 80 और, इसका मतलब बैंक, बेटा बैंक धर्म कर रही है कि पैसा कमा रही है, कि धर्म कर रही है, पक्का, बैंक का मोटिव क्या है, पैसा कमाना, तो बैंक क्या बोलती मालूम है, 80 रुपए में डॉलर खरीदूंगा, बेचूंगा कितने में, तो जिस प्राइस पे बैंक डॉलर परचेज करेगी वो रेट कौन सा होता है, बाइंग कौन सा होता है, और जिस प्राइस पे बैंक डॉलर बेचेगी वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, तो बेटा अभी मेरे को बोलो ये हार्दिक डॉलर खरीदने आया है कि बेचने आया है, तो जब हार्दिक डॉलर खरीदने आया है कि बेचने आया है, बेटा उसके पास कितना डॉलर है, ये आंख खोल के देखो कितना है, 1 लाख, कितना है, 1 लाख डॉलर वो बेच रहा है, तो जब वो डॉलर बेच रहा है तो कहना है इसे बैंक खरीदेगा ना यार, तो बैंक 80 पे खरीदेगा, 82 पे खरीदेगा, किस पे खरीदेगा, बराबर। अभी सपोज एक बंदा है मनन, कौन है, अभी मनन को बेटा क्या चाहिए, डॉलर क्या चाहिए, तो बैंक को जाके बोलता है कि मेरे को 1 लाख डॉलर, कितना चाहिए मेरे को, 1 लाख, तो फट से आप अरेंज करवाइए, तो अभी बेटा बैंक डॉलर खरीद रहा है कि बेच रहा है, खरीद रहा है कि बेच रहा है,
तो बैंक बेटा 80 में बेचेगा, 82 बेचेगा, कितने में बेचेगा? तो जिस रेट पे बैंक बेचता है वो कौन सा होता है? सेलिंग रेट। कौन सा होता है? समझा अपने को? बाइंग मतलब जिस रेट पे बैंक डॉलर खरीदता है, और सेलिंग मतलब जिस रेट पे बैंक डॉलर बेचता है। कोई दिक्कत है? पक्का। अभी सपोज बेटा अपन ने इंडियन रुपीज में क्या निकाला, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये गेन कैसे आया डॉलर में? कैसे आया? कैसे आया? अब फिर बेटा डॉलर को अपने को क्या करना, कन्वर्ट। क्या करना अपने को? क्या करना अपने को? तो बेटा जब डॉलर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे गेन को, तो मैं डॉलर लेके बैंक के पास जाऊंगा ना यार। यही समझो, मेरे पास डॉलर आया, मेरे पास क्या आया है, और ये डॉलर लेके मैं जब बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक कौन सी रेट से लेगा, बाइंग की सेलिंग? कौन बाइंग की? सेलिंग। बाइंग। तो बेटा अपन लास्ट वाला क्या लिखा है, किधर गया, उधर ही था। जब भी डॉलर का आएगा वो कौन सी रेट पे जाएगा, टी टी बी आर। कौन जाएगा? टी टी, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, द टाइम ऑफ। प्रोविजो वन के अंदर कोई इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, पहले से नहीं मिलता। यहाँ पे वापस लिखते हैं बेटा डे वन। क्या लिखते हैं हम लोग? जहां जहां पे मैं डे वन लिखता हूं उससे बेटा 23 जुलाई का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे पहले भी इनको इंडेक्सेशन मिलता नहीं था। प्रोविजो वन उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने इन्वेस्ट कहाँ पे किया, म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रोविजन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन खाली कभी मिलता है जब आपने इन्वेस्ट कहाँ पे किया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड, इसमें किया तो मिलेगा। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रोविजन मिलेगा नहीं। इज इट क्लियर? प्रोविजो वन किसको मिलता है? एनआर। किसको मिलता है? बट वो एनआर कभी होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, द टाइम ऑफ। अगर हाँ, जब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कंपनी के शेयर्स में क्या किया, इन्वेस्ट। क्या किया है? क्या किया अपन ने? क्या किया अपन ने? तो बेटा मेरे को एक चीज बोलो, जब मैंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है तो वो टाइम पे कहना है से मैं कौन हूं, रेसिडेंट, मैं कौन हूं। और जब मैंने वो शेयर्स बेचे तो मैं कौन हूं? तो क्या मैं ट्रांसफर के टाइम पे नॉन रेसिडेंट हो या नहीं हो? अरे हो या नहीं हो? तो मेरे को प्रोविजो वन मिल जाएगा। प्रोविजो वन यानी इसका एक कंडीशन क्या है, जब एसएससी शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है ना, वो टाइम पे क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट। क्या होना चाहिए? नॉन। यस सर। पक्का। अभी से सपोज मैं खरीदा वो टाइम में क्या था, एनआर, बेचा वो टाइम पे भी मैं क्या हूं, तो क्या प्रोविजन मिलेगा? यस। जब खरीदा वो टाइम पे मैं क्या हूँ, रेसिडेंट, और बेचा टाइम पे मैं क्या हूँ, रेसिडेंट, प्रोविजन मिलेगा। जब खरीदा वो टाइम पे मैं एनआर था, बेचा वो टाइम पे आर हूँ, प्रोविजन मिलेगा। समझा? यानी जब आप असेट को बेच रहे हो वो टाइम पे आप क्या होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट। क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत है अपने को? पक्का। यस सर। और वो क्या बोलते हैं लास्ट की, अगर सेक्शन 112 है, क्या सेक्शन, तो आपको फर्स्ट प्रोविजन मिलेगा नहीं। तो 112 अपन आगे पढ़ेंगे कि 112 होता क्या बराबर, बट याद रखना अगर सेक्शन 112 आता है, कौन सा था, 11, तो आपको फर्स्ट प्रोविजन मिलेगा नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। समझा? पक्का? इसका उसके अकॉर्डिंग यस। क्लियर? पक्का। चलो, फिफ्थ आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड प्रोविजन क्या बोलता है कि जब सेक्शन 112, कौन सा आएगा सेक्शन, तो ना तो फर्स्ट अप्लाई होगा ना आपका सेकंड। अभी जस्ट पढ़ा ना अपन ने कि अगर सेक्शन 112 आता है तो आपको फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल होता नहीं है, और सेकंड मतलब 112 के अंदर आपको इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, नो इंडेक्सेशन, नो। बराबर, ये आगे आएगा, ठीक है, यस और नो? क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत है?